चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज थोड़ा सा क्लास लेट से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोग जुटेंगे। हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां तक कल कल का जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था यूट्यूब लाइव में, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको मैं फिर से एक बार आज रिपीट कर देता हूं। चलिए, अब ये साइड में डेफिनेशन तो आपके लिखने के लिए है। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए बाबू हम आपके सामने एक डायग्राम दिखा रहे हैं। ये देखा जाए, ये एक सरफेस हो गया जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। एक सरफेस हो गया जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बाबू डेंसर मीडियम है और नीचे रेयरर मीडियम। ठीक है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 माना हुआ है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 माना हुआ है। ठीक है। एक रे ऑफ लाइट, ये ब्लैक कलर से हमने दिखाया, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है डेंसर मीडियम से और यह रेयरर मीडियम में इंटर करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग को पहले से पता है बाबू कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर करता है तो वह अपने नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो इस रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ये देखिए बाबू, ये हम लोगों ने खींच दिया नॉर्मल। ओके। अब यह जो रे है वो क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो ये देखा जाए बाबू, दूसरे मीडियम में इंटर करते समय थोड़ा सा अपने नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। ठीक ना। नॉर्मल से दूर बेंड होने के बाद यहाँ देखा जाए बाबू, इस केस में हम लोग इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा आई हो गया और ये हमारा हो गया आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में अगर आप ध्यान से देखा जाए डायग्राम को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों ने पढ़ा था स्नेल का रूल, है ना। स्नेल का रूल कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्नेल्स रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंगली अगर यह आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाए तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। देखा जाए बाबू, अगली बार में ये एक दूसरा रे हमने इंसिडेंट कराया, यह इस बार का एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले से थोड़ा सा अधिक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा अधिक है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा अधिक होगा। इसी तरीके से जितनी बार हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतनी बार बढ़ता चला जाएगा और करते करते एक कंडीशन ऐसा मिलेगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए। देखिए बाबू, ये तीसरा जो रेड कलर का रे है इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है। यह एक स्पेशल इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रहा है जिसका रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस पर चल रहा है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इसी कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल कहा है, जिसको सी से हमने डिनोट किया है भाई। इसी कंडीशन में हमने यहाँ पे किस कंडीशन में, यहाँ पे कंडीशन भी हमने बता दिया कि जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो, है ना, राइट एंगल हो। बड़ा इजी डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखा है बाबू। आप अगर
डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, द स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, corresponding to which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। मतलब ये वाला एंगल एक ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया। अगर फिर यहाँ बात, चलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक ना। अब इस क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बाबू यूज करने वाले हैं स्नेल के रूल को। स्नेल का रूल कहता है कि एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। स्नेल का रूल, फ्रॉम स्नेल्स रूल, है ना, कहता है एन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लाइट पहले मीडियम में जब तक चल रहा था तब तक तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लाइट जब दूसरे मीडियम में आएगा तब रिफ्रैक्शन होगा। इसलिए हमने यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ले रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का लिया है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, N21। N21 कहने का मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा n, और n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई के जगह पे यहाँ पे c है, तो साइन c डिवाइडेड बाई साइन आर के जगह पे 90 डिग्री है तो डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री। इस साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको 1 पता है तो साइन c बचेगा। ये आपका हो गया N12 इज इक्वल टू साइन c, N12 इज इक्वल टू साइन c, है ना। अब N12 का मतलब N2 बाई N1, अगर इसको उल्टा कर दे N1 बाई N2 कर दे तो ये हो जाएगा N, यहाँ N21 था N12 हो जाएगा, उल्टा कर रहे हैं हम इसको तो N21 जो है उलट के क्या हो जाएगा, N12 हो जाएगा। तो N12 इज इक्वल टू 1 बाई साइन। इस तरीके से एक फॉर्मूला भी हम लोगों को मिल गया जिसकी सहायता से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल पता हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, है ना। अब एक और बात यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रही है कि ये तो हमने एक ऐसे स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करी है जिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। अगर, क्योंकि इसके पहले जो 2-3 रेज हम लोग देख चुके हैं उसमें हमने यही देखा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, आपतन कोण बढ़ता है तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, कंसिडर अबाउट दिस रेज, चौथा नंबर रेज, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और हमने बड़ा कर दिया, जब थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से और बड़ा होगा। 90 डिग्री से और बड़ा होने का मतलब देखिए ना, डेंसर मीडियम से आ रहा था और डेंसर मीडियम में ही वापस चला गया, डेंसर मीडियम से आ रहा था और तो इस घटना को तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, किसी सरफेस से टकराए और फिर उसी मीडियम में लौट जाए, इसको रिफ्लेक्शन करते हैं। ये कब हुआ बाबू, तो ये हुआ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए। यहाँ देखा जाए बाबू, हमने डेफिनेशन में लिख रखा है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ भी उन्होंने लिख रखा है बाबू कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle of incidence is greater than critical angle, then incident ray is refracted back in the same medium. The phenomenon is called TIR, total internal रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक खास बात, सबसे बड़ी बात है, यह फेनोमेना हमें तभी दिखाई देगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करे। रेयर से डेंसर में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमें एग्जाम्पल फील दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये था, हमने लिख भी रखा है कि यह घटना केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के क्रम में होती है। अब मैं वेट कर रहा हूं आपके हैंड रेज का,
और मैसेजेस का, अच्छा सुप्रिया का हैंड रेज है। सुप्रिया बोलिए बाबू। सर फिगर समझ में नहीं आ रहा है। फिगर समझ में नहीं आ रहा है, कितना अच्छा। तो एक एक अलग अलग रेंज करके हम फिगर बनाए थे। सर इधर सी तरफ नहीं समझ में आ रहा है। कंसेप्ट समझ गए? यस सर। चलिए एक बार फिर हम डायग्राम दिखाते हैं। यस सर। मैसेजेस आए हुए हैं। चलिए फिर से समझा दे रहे हैं बाबू। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। इंड शो करके करेंट स्लाइड करेंगे। चलिए आइए, ये ये आपका डेफिनेशन, आप डेफिनेशन को फिर से लिख करिएगा। ये देखिए, फिर से समझना इस बात को। तो ये एक हमारा मीडियम हो गया, जो दो मीडियम, सॉरी एक सरफेस हो गया जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ऊपर डेंसर मीडियम है बाबू और नीचे रेयरड मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 रखा है और रेयरड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 रखा है। ठीक है। अब एक ये रे ऑफ लाइट आ रहा है। जब ये रे ऑफ लाइट आएगा तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अपने नॉर्मल से दूर बेंड होता है। इस रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमने यहाँ नॉर्मल खींच लिया। पार्ट वाइज बाबू डायग्राम एक एक करके हम बना रहे हैं, आप क्लियरली देखिए। ये हमने नॉर्मल खींच लिया। अब ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा बेंड हुआ नॉर्मल की ओर, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हुआ। हमने आपको यही बोला था कि ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा आई, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, आर। इसमें हमने ये कहा था कि इसमें हमने ये कहा था बाबू कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। अब दूसरी बात हमने ये बताई थी कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो देखिए अगली बार में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये दूसरा नंबर रे है। पहला रे हो गया ब्लैक कलर से इंडिकेट किया हमने, दूसरे कलर का रे। ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसे जितना ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसा आएगा बाबू, जब यह रे आया और जाएगा कैसे, तो बिल्कुल इस सरफेस पर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया 90 डिग्री, इस कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब बोलिए क्रिटिकल एंगल तक की बात समझ में आ गई तो बोलिए बाबू। गुनगुन, निकहत, सुप्रिया, आप लोग समझ गए तो यस लिखिए, आगे बढ़ा जाए। मैसेज कीजिए यस। सुप्रिया समझ गई, गुनगुन समझ गई, निकहत, निकहत नहीं समझे। आईफोन कौन है बाबू? आईफोन वाले को हम घर भेज दे रहे हैं, अपना घरे भेज के पढ़िए। बार बार कहते हैं कि आप लोग अपने नाम के साथ आइए। निकहत, निकहत लगता है चली गई, ठीक है, अच्छी बात। अब इसी को हम लोगों ने एक रूल निकाला कि स्नेल लॉ लगाते हैं, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई के जगह पे हो गया साइन सी और आर के जगह पे हो गया साइन 90। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? इस रेयरड मीडियम का।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, इस रेयरर मीडियम का, मतलब N2, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में तो हमने लिख रखा है N21, N21 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इसलिए केवल साइन सी। तो हमने कहा कि इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला हो गया N12 इज इक्वल टू साइन सी, या इसको उल्टा करके हमने लिख दिया N12 इज इक्वल टू, ये N21 कहने का मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, और N12 कहने का मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वो दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और है, हमारे दिमाग में ये बात आई कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा कंडीशन मिला जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, इस कंडीशन के एंगल को आपने क्रिटिकल एंगल नाम दिया। अब इस बार देखिए जो चौथा नंबर रे हमने लिया है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया। जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब कि उसी मीडियम में लौट गया, ये आया, ये रे ऑफ लाइट जो है बाबू ये ऐसे आया, ये वाला ऐसे आया, यहाँ टकराया, टकरा के लौट गया। हालांकि यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर सरफेस नहीं था, कोई परावर्तन करने वाला सतह नहीं था, फिर भी रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह के फेनोमेना को हम लोगों ने नाम दिया है बाबू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में विशेष बात हमने ये बताई कि यह जो है केवल कब हो सकता है, जब लाइट सघन से विरल माध्यम में जाए तब। This phenomenon takes place only light enters from denser to rarer medium। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है केवल तभी हो सकता है जब डेंसर से रेयर में जाए। बहुत सारे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है बाबू, जैसे डायमंड, डायमंड में हीरा, हीरे में एक विशेष प्रकार की जगमगाहट होती है, वो किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो कि मैंने स्लाइड में मैं नहीं तैयार कर पाया हूँ। एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए, एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको पढ़ना है। अभी एगो दो एग्जाम्पल चर्चा करेंगे, लेकिन स्पेशली आपको क्या क्या पढ़ना है, डायमंड की बात कीजिए, प्रिज्म की बात कीजिए, है ना। ये डायमंड, प्रिज्म, रेन ड्रॉप्स, पानी की बरसात की बूंदे, इन सभी जगहों से कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। हमने हमने भी एक एग्जाम्पल डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, लेकिन यह एग्जाम्पल जो है वो कुछ अलग तरीके का है। वो एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना होगा बाबू मारिच का, रामायण का बड़ा फेमस कैरेक्टर है मारिच। ये आप एग्जाम्पल अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। मेरे को लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरे में। हम भी आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आए हैं, एग्जाम्पल्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक स्पेशल एग्जांपल है बाबू, अपीयरेंस ऑफ वाटर एट अ लार्ज डिस्टेंस इन डेजर्ट और एस्फाल्टी रोड। एस्फाल्टी रोड बोलते हैं बाबू पीच रोड को, ये एस्फाल्टी रोड जो हमने लिख रखा है, ये एस्फाल्टी रोड बोलते हैं बाबू हम लोग पीच रोड को, है ना। ये एस्फाल्टी रोड हम लोग बोलते हैं पीच रोड को। कह रहा है कि आप चलिए डेजर्ट में, मरुस्थल में, या पीच रोड पे एस्फाल्टी सड़क पर, ऐसा लगेगा कि दूर कहीं सड़क जो है गीली है, और खास करके यह गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा आभास होता है। लेकिन जब आप वहां पहुंचिएगा तो सड़क गीली नहीं है ना। इसको आपने अनुभव किया होगा, या अभी फिर कभी आपको मौका मिले इसके बाद, खास करके गर्मी के दिनों में कोई लंबे ट्रैवलिंग पर निकलिए, कहीं लंबा स्ट्रेट रोड आपको दिख रहा है, वहां पे ध्यान दीजिएगा तो दूर लगेगा कि, बहुत दूर लगेगा कि पानी जो है रोड पर जो है पानी है, लेकिन वहां पहुंचेगा तो कोई पानी नहीं है। हमारी बात, अब ये
देखा है आपने ऐसा बाबू कभी? मैं 1 मिनट के लिए अपने आप को आप लोग अनम्यूट कीजिए बाबू, बताइए इस तरह की घटना कभी आप लोगों ने फील किया है? सभी लोग अनम्यूट कर यस सकता है। सर। ऐसा कभी यस लगा है? सर। ऐसा यस कभी सर, लगा है ना ऐसा होता है यस सर। कि हम चल रहे सर, हैं, बहुत दूर बार लगता ऐसा है हुआ कि है। हाँ सड़क गीला है, अब वहां पहुंचे तो अरे सड़क तो बिल्कुल सीखा हुआ, फिर उतनी ही दूर पे आगे लगता है कि सर गीला है। समझ में नहीं आ पाता है कैसे होता है। कैसे होता है? तो आज सर वो आज समझ में नहीं आ पाता आज है। उसी फिनोमेना को समझना है। हमको यहाँ से दिखाई देता कि गीला है, वहां पहुंचे तो सूखा हो गया। ठीक है, आज उसी फिनोमेना को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। चलिए, इसके लिए एक छोटा सा एक दो डायग्राम का हेल्प मैं ले रहा हूं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। ये देखा जाए बाबू, एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये एक पर्सन का प्लेस है। ओहो, ये देखिए, ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक ना। हम वही डेजर्ट में है या एसफाल्टी रोड पे हैं, और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पेड़ है बाबू। ठीक है, सबसे बड़ी जो खास बात है वो समझना है। यहाँ पर आपको पता है कि ज्योग्राफी में या बचपन में साइंस में भी पढ़ाया गया है कि सन से जो लाइट आता है, उसके सनलाइट के पास हीट भी होता है। तो सन से आने वाला लाइट और उसके आने वाला हीट रास्ते में हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है, वो सबसे पहले हमारे अर्थ सरफेस को गर्म करता है। जब हमारा अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद वह सरफेस जो है हीट को निकालता है। उसी इमिट किए हुए हीट से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है। ठीक ना। इस बात को अगर समझना हो, इस बात को सोचना हो कि सही है कि नहीं गलत है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर सनलाइट तो ऊपर से आ रहा है बाबू, और हमने अधिकांशतः देखा है बर्फ कहाँ जमा होता है बाबू, तो पहाड़ों पर। तो पहाड़ तो सूरज, पहाड़ और जमीन की सतह, इन दोनों में अगर तुलना करते हैं तो पहाड़ तो नजदीक हुआ सूरज से, तो पहाड़ ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो फिर वहां पे बर्फ कैसे? वहां पे बर्फ है, इसका मतलब कि ज्यादा ठंडा है। तो इसीलिए हमने कहा कि एक बात आप समझ जाइए कि सन से आने वाला हीट सबसे पहले गर्म करता है अर्थ के सरफेस को, और जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो वह गर्मी को निकालता है। अर्थ का सरफेस गर्म हो जाने के बाद वह हीट को इमिट करता है। अब उस हीट से हमारा एटमॉस्फेयर या और भी चीजें गर्म होती हैं, हीट निकलता है। इस बात को भी आप फील कर सकते हैं। अभी तो थोड़ी सी कम गर्मी पड़ रही है, कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी गर्मी और बढ़ेगी। आप चलिए ना पिच रोड पे, पिच रोड पे चलिएगा तो लगभग घुटने के नीचे तक लगेगा कि बहुत बहुत हैवी हीट है, बहुत हैवी हीट है ना। तो ये आपको कहाँ लग रहा है? सर के ऊपर गर्मी तो लग ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको घुटने के तक, पैर से नीचे की तरफ से घुटने तक आपको ज्यादा हीट फील हो रहा है। तो इस आधार पे अर्थ सनलाइट से, ये सन से आने वाला हीट पहले अर्थ के सरफेस को गर्म करता है और उसके बाद ऊपर एयर को गर्म करता है। तो ऊपर एयर को अब यहाँ समझना है। ये हो गया हमारा, ये हम सभी का हो गया अर्थ का सरफेस बाबू। तो अब जब ये गर्म होने के बाद गर्म करेगा, तो पहले इस हवा को गर्म करेगा, तो ये हवा हो गई सबसे ज्यादा गर्म। इससे कम गर्म होगी इसके ऊपर वाली हवा, इससे भी कम गर्म होगी इससे ऊपर वाली हवा, इससे भी, मैंने जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाइएगा वैसे वैसे हवा जो है वो कम गर्म होते चले जाएगी। यही हमने यहाँ लिख रखा है कि नीचे यहाँ पर हॉट एयर है ना, नीचे यहाँ पर हॉट एयर है। ये नीचे हॉट एयर है और ऊपर आप यहाँ चलते हैं तो कूल एयर है। माने गर्मी के दिनों में हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं एसफाल्टी रोड पर या पीच रोड पर या फिर मरुस्थल में, डेजर्ट में, उन जगहों पर ग्राउंड के नजदीक की जो हवा है वो सबसे ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाइएगा वैसे वैसे हवा ठंडी होती चली जाएगी। और आपको पता है
कि गर्म है तो कोई भी सब्सटेंस गर्म होता है तो गर्म होकर के फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। मतलब अगर यहाँ की बात करें बाबू तो यहाँ देखिए ना, पार्टिकल्स अगर यहाँ के पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ नीचे में एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो इसके ऊपर एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा पार्टिकल थोड़ा सा नजदीक होगा चूंकि ठंडा है। इसके ऊपर एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा और नजदीक होगा। जैसे जैसे आप अब ऊपर जा रहे हो ना, पार्टिकल्स की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, और एयर की डेंसिटी बढ़ते चले जाने के कारण आपने क्या कहा, तो आपने कह दिया कि ऊपर जो ठंडी हवा है, जो कूल एयर है, वो हो गया रेयरर मीडियम, और नीचे जो गर्म हवा है जो ज्यादा फैला हुआ है वो हो गया, सॉरी ऊपर वाला हो गया डेंसर मीडियम और नीचे वाला हो गया रेयरर मीडियम। क्योंकि ऊपर यहाँ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम है और नीचे यहाँ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम और ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। तो अब इस पेड़ से जो लाइट आ रहा है बाबू, इस पेड़ से आने वाला लाइट, यहाँ देखिए बाबू, रेयरर से डेंसर आ रहा है, तो रेयरर से डेंसर आने के कारण जो है इसका रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वो भी हमेशा नहीं, किसी एक खास कंडीशन में। तो उसी खास कंडीशन का मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वही उस कंडीशन को फुलफिल करता है। और स्पेयर का जस्ट इमेज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण स्पेयर का इमेज यहाँ नीचे दिखाई पड़ता है। इस तरह का इमेज हम लोग तभी देख सकते हैं बाबू, जब हम लोग जमीन के सॉरी नदी तालाब इन सब के किनारे खड़े हों, तो हमारा जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं और ये नदी है, तो हमारा सीधा इमेज नीचे की ओर दिखता है, मकान का सीधा इमेज पानी में नीचे की ओर दिखता है। तो इस प्रतिबिंब के निर्माण के कारण, इस इमेज के फॉर्मेशन के कारण हमको यहाँ से देखने में लग रहा है कि यहाँ पे पानी है। लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे, इसी डायग्राम को हमने एक और जरा सिंपलर फॉर्म में बनाने का प्रयास किया है। यहाँ देखिए, अभी हमने आपको जो समझाया, ये हो गया आपका ग्राउंड का ये आपका हो गया बाबू ग्राउंड। अब यहाँ के ऊपर एयर को हमने अलग अलग, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, अलग अलग लेयर्स में बांट दिया। और हमने क्या कहा कि हर लेयर ऊपर वाला डेंसर नीचे वाला रेयरर, फिर इन दोनों में ऊपर वाला डेंसर नीचे वाला रेयरर, फिर इन दोनों में कोई भी दो उठाइएगा तो ऊपर वाला डेंसर नीचे वाला रेयरर। तो अब यहाँ देखिए पेड़ है, लाइट चला, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे पहले का बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। और जितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर बार रिफ्रैक्शन के बाद बाबू क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होते चला जा रहा है। बड़ा होते होते यहाँ पे इस कंडीशन पे पहुंच गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे, दैट इज ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, है ना। ये क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, तो टोटल यहाँ हमने एक ही बार में दिखा दिया है। एक्चुअली यह एक बार में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पहले तो ये हर लेयर से अलग अलग क्या होगा बाबू, हर लेयर से अलग अलग इसका रिफ्रैक्शन होगा। और हर बार के रिफ्रैक्शन के बाद इसका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं बाबू, जिस एग्जाम्पल में हम हैं यहाँ की बात करें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना। यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, और तब यह यहाँ से क्या हो रहा है बाबू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इस तरीके से स्पेयर का या टावर का जो है इमेज यहाँ पे नीचे बन रहा है। इसी इमेज के कारण हमको लग रहा है कि यहाँ पर पानी है। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यह घटना जो यहाँ अभी दिखाई दे रही थी, उतना ही आगे फिर दिखाई देगा, या फिर पीछे भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर यह रोड या यह सरफेस बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार मुझे लगता है यह टॉपिक। अब मैं वेट कर रहा हूँ आपके हैंड रेज का और आपके मैसेजेस का, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिए।
नो प्रॉब्लम, नेहा को कोई प्रॉब्लम नहीं, निकहत को प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। रानी खातून प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना है शबनम, रानी, मिराज सिद्दीकी। चलिए मिराज, बहुत बहुत बधाई हो, पहल का लड़का है आप जिन्होंने कमेंट किया। ऐसे ही थोड़े टॉपर सीट पे लड़कियों का सीट कब्जा होता चला जा रहा है। लड़के हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत मजेदार यह एग्जाम्पल है। अब इसके हम अगर आगे बढ़ते हैं तो और भी मजेदार टॉपिक है ना। और ये टॉपिक है बाबू रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेज, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेज। कर्व्ड सरफेसेज के पहले यहाँ ध्यान देना है, इसके पहले आप क्लास 10th में पढ़े थे तो डायरेक्टली लेंस पढ़े थे, है ना। अभी हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत में पढ़े थे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, एक ग्लास के टुकड़े से लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो वो जो ग्लास का टुकड़ा होता था बाबू, उसका हर एक सरफेस प्लेन होता था, उसका हर एक सरफेस प्लेन होता था। लेकिन आज हमने बात करी कर्व्ड सरफेस के लिए। देखिए यहाँ पर यह जो सरफेस है एम एन, वो कर्व्ड है। यहाँ पर जो सरफेस है एम एन, वो कर्व्ड है ना। इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन को देखने चल रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है N1 लिखा है हमने, और राइट साइड में N2 लिखा है हमने। मतलब लेफ्ट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और राइट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और नीचे देखिए बॉक्स में लिख रखा है हमने बाबू कि N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 बड़ा है और N2 छोटा है। N1 बड़ा है कहने का मतलब हो गया, N1 बड़ा है कहने का मतलब हो गया कि यह जो है डेंसर मीडियम है लेफ्ट वाला, और रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है वो रेयर मीडियम हो गया। तो ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्शन को हम दिखाना चाहते हैं। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस बाबू। प्रिंसिपल एक्सिस वही है जो मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था। ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट को लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर, इससे एक रे ऑफ लाइट चला, ये आकर के, ये अगर सरफेस नहीं होता तो सीधे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया में सीधे बाहर निकल जाता है ना, सीधे बाहर निकल जाता। लेकिन अब क्या होगा, अभी हमने लिख रखा है कि ये क्या है, तो ये क्या है बाबू, तो N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब डेंसर से रेयर जा रहा है। तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अपने नॉर्मल से दूर बेंड होगा, तो इसके लिए नॉर्मल इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिला देते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका A, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C। इन दोनों को हमने एक लाइन से मिला दिया, ये हो गया आपका नॉर्मल, है ना। अब ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गया बाबू, दूर हट गया। देखिए दूसरी ओर आकर के इंटरसेक्ट किया आई पर, मतलब O का एक इमेज बन गया आई पर, O का एक इमेज बन गया आई पर। रिफ्रैक्शन बड़ा आसानी से हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा। बोलिए इस डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए बाबू। आई फॉर इमेज, फोकस तो पैरेलल जब रेज ऑफ लाइट आएगा तब ना फोकस पे कटेगा, पैरेलल तो है नहीं यहाँ पे। परिधि राय बोलिए बाबू। परिधि, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, परिधि बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिए। ये तो सब बीमारी की दवा है, एक बार और समझा दीजिए, इस सब बीमारी की दवा है। देखिए बाबू, एक कर्व्ड सरफेस हो गया MN, इस कर्व्ड सरफेस के लेफ्ट साइड में एक N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, राइट साइड में N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। मतलब यह जो मीडियम है वो दो अलग अलग सरफेसेज को क्या कर दिया, बांट दिया। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। इसका ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट हमने लिया बाबू O, ठीक है। O से एक रे लेके चलते हैं
आकर के इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। अगर यह सरफेस नहीं होता, आगे दूसरा मीडियम नहीं होता, तो यह रे सीधे निकल जाता। लेकिन दूसरा मीडियम है, नीचे हमने बता रखा था कि N1 बड़ा है N2 छोटा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगा ना, तो वो क्या होगा, अपने नॉर्मल से दूर बेंड होगा। नॉर्मल से दूर बेंड होने के लिए नॉर्मल खींचा हमने, नॉर्मल के लिए हमने ये पॉइंट ए हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने मिला दिया, ये हो गया हमारा नॉर्मल, है ना। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे न जाकर के थोड़ा सा दूर हट जाएगा, ये थोड़ा सा दूर हट गया और आई पर आकर के इमेज बन गया। तो दिक्कत है, हैंड रेज कीजिए बाबू, समय कम है। वो सर चलिए अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में कुछ और बातें। यहाँ हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी हमने बोला था कि ये हो गया हमारा क्या चीज, नॉर्मल, और ये हमारा ब्लैक वाला हो गया इंसिडेंट रे, है ना। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तीन एंगल्स को हम लोग अपने मन से मान रहे हैं, एक्स वाई जेड। एक ओ पर बना हुआ एंगल को एक्स मान लिया हमने, सी पर बने हुए एंगल को वाई मान लिया हमने, और आई पर बने हुए एंगल को जेड मान लिया, ठीक ना। ये आप लोग फटाक फटाक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद बाबू इसका लैंग्वेज आपको खुद से लिखना है, क्योंकि जैसे ही हम अगला क्लिक करेंगे बाबू पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आ जाएगा, और ये कंप्लीट डेरिवेशन हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय अभी 1 मिनट बचा हुआ है। लैंग्वेज में वैसे वही वैसे हर एक स्टेप वाइज देखिए ना, हर एक स्टेप वाइज आप दिखा दीजिएगा कि ये एमएन एक कनकेव सरफेस हो गया जो दो मीडियम्स को अलग कर रहा है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे का N2 है ना, और N1 जो है N2 से बड़ा है। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट O से एक रे ऑफ लाइट चला OA, है ना, जो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर बेंड होकर के आई पर इमेज बना रहा है। बस सिंपल सी बात है। और उसके बाद आपको बता देना है कि एंगल OAC बराबर आई, फिर एंगल इसका नाम दे दीजिएगा N, NAI बराबर R, फिर एंगल AOP बराबर X, एंगल ACP बराबर Y, एंगल AIP बराबर Z। ये तीन को हमने मान लिया है, ठीक है। अब डेरिवेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि समय हम लोग का ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है बाबू। अब 1 मिनट का समय है, यदि आप लोगों के पास, यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।